अच्छा, फ्रिक्शन का सेकंड पार्ट लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, फ्रिक्शन है क्या, व्हेन इट कम्स इनटू एक्शन और किन फैक्टर्स पर फ्रिक्शन डिपेंड कर रही है। फ्रिक्शन सिंपली एक फोर्स है जो कि मोशन को अपोज करती है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को अपोज करती है। और फ्रिक्शन हमेशा सरफेस प्रोवाइड करती है, अप्लाइड फोर्स नहीं है, बल्कि ये सरफेस जो है वो फोर्स प्रोवाइड करती है अपोजिट डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये मोशन को अपोज करती है। दूसरी बात, ये कब एक्शन में आती है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई अप्लाइड फोर्स आपने नहीं लगाया किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो तब फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़ीरो होती है। ये एक्शन में तब आती है जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो, तब ये फ्रिक्शन एक्शन में आ जाती है। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हो या पुश करते हो या पुल करते हो, तब ये एक्शन में आ जाती है। सो यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है, इट कम्स इनटू एक्शन व्हेन अ बॉडी इज पुश और पुल ओवर अ सरफेस। जब आप किसी बॉडी को पुश करेंगे या पुल करेंगे, तभी ये फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्टेंस में आ जाती है अपोजिट डायरेक्शन में टू द अप्लाइड फोर्स। फैक्टर्स, दो फैक्टर्स थे। नंबर वन, नेचर ऑफ सर्फेसेज। ऑब्वियसली नेचर ऑफ सर्फेसेज पर डिपेंड कर रही है। नेचर ऑफ सर्फेसेज अगर स्मूथ थी तो फ्रिक्शन कम होगी, नेचर ऑफ सर्फेसेज अगर रफ थी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। प्रेसिंग फोर्स पर अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, वो सरफेस को ज़्यादा प्रेस कर रही है, तो उसमें इंटरलॉक, जो दो सरफेसेस के बीच में इंटरलॉकिंग होती है, वो ज़्यादा हो जाती है। उसको स्लाइड करना, हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा होती है। और लाइट ऑब्जेक्ट जिसका वेट कम हो, मास कम हो, वहाँ प्रेसिंग फोर्स भी कम होगी और फ्रिक्शन भी कम होगी। तो डायरेक्ट रिलेशन है प्रेसिंग फोर्स के साथ फ्रिक्शन का। प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, प्रेसिंग फोर्स कम होगी तो फ्रिक्शन कम होगी। अच्छा, आज जो हम पढ़ेंगे वो अक्सर ये क्वेश्चन F6 पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है काफ़ी दफ़ा। वाई फ्रिक्शन अपोज मोशन, फ्रिक्शन क्यों मोशन को अपोज करती है, ये एसएलओज बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर सिंपली क्या है, फ्रिक्शन इसलिए मोशन को अपोज करती है क्योंकि कोई भी सरफेस 100% स्मूथ नहीं होता है। बज़ाहिर तो हमें सरफेसेस स्मूथ नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल इस ग्राफ में ये दो ब्लॉक है, ये जो ऊपर वाला स्मॉल ब्लॉक है ये स्लाइड कर रहा है, मूव कर रहा है ओवर दिस सरफेस, दिस लार्ज ब्लॉक। सो आप अगर इसका ये स्मॉल पोर्शन, ये जो सर्कल हुआ है, इसको अगर आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, बज़ाहिर ये स्मूथ नज़र आ रहा है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक व्यू ये है इसका, ये। अब अगर देखा जाए माइक्रोस्कोपिक व्यू में, ये इसकी जो सरफेस है ये स्मूथ नहीं है बल्कि रफ है, अप्स एंड डाउन आ रहा है। और ये अप्स एंड डाउन एक दूसरे के ऊपर आकर जब भी ये कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये इंटरलॉक हो जाते हैं। इंटरलॉक होने की वजह से तब क्या होती है, मोशन अपोज होती है। सो दैट इज़ द बेसिक रीज़न, ये बेसिक रीज़न है। कोई भी सरफेस 100% स्मूथ नहीं होती है, इसमें अप्स एंड डाउन होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। जब ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये इंटरलॉक हो जाते हैं। इंटरलॉक होने की वजह से मोशन अपोज होती है, तब ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर मूव नहीं करती है और इसकी मोशन डिस्टर्ब हो जाती है। एंड देन अच्छा, ये अगर यहाँ पर देखा जाए रीज़न यही है, नो सरफेसेस परफेक्टली स्मूथ। कोई सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं है, 100% कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होता, इसलिए ये फ्रिक्शन मोशन को अपोज करती है। फिर लिखा गया है, इट हैज़ सम पिट्स एंड बम्प्स। पिट्स एंड बम्प्स मीन्स इसमें अप्स एंड डाउन होते हैं, जिस तरह ये ग्राफ में आपको क्लियरली दिखाई दे, अप्स एंड डाउन आ रहा है, कभी सरफेस ऊपर आ रहा है, कभी नीचे आ रहा है। सो इसको फिट्स एंड बम्प्स कहा जाता है। द कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन टू सरफेसेज फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ कोल्ड विल्ड्स। कोल्ड विल्ड्स मीन्स वही इंटरलॉक, ये जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये इंटरलॉक हो जाते हैं, जिसको कोल्ड विल्ड्स कहा जाता है। तो इंटरलॉक होने की के बाद क्या होगा, मोशन अपोज होगा। ऑब्वियसली मोशन फिर उस लेवल से नहीं होगा, मोशन जो है वो अपोज होगा, अपने अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज़ करके तभी ये मूव करेगा, अदरवाइज इस इंटरलॉकिंग की वजह से मोशन अपोज हो जाती है। So these cold wills resist means look out, yeah, oppose. These cold wills oppose or resist the surface from sliding. Surfaces को slide करने से ये क्या करेगा, ये cold wills resist करेगा, motion को resist करेगा। From what? From motion और sliding, एक ही बात है। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ तक ये हो गया। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पर आते हैं, एंड देन एक स्मॉल मैथमेटिकल रिलेशन है। टाइप्स बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। बेसिकली दो टाइप्स है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड देन उसके सब टाइप्स है।
स्टैटिक फ्रिक्शन का भी एक सब टाइप है एंड देन काइनेटिक फ्रिक्शन के दो सब टाइप्स हैं। तो इसको समझने की कोशिश करें। स्टैटिक फ्रिक्शन मीन्स आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन की वजह से वो मूव नहीं कर। हैवी ऑब्जेक्ट जिसका ऑपरेसिंग फोर्स ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा कबर्ड है, आप उसको मूव करने फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप उसको स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो स्लाइड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो हैवी ऑब्जेक्ट है, उसका ऑपरेसिंग फोर्स सरफेस पर ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से इसकी मोशन अपोज होती है और वो मूव नहीं कर पाती। स्टैटिक का वर्ड रेस्ट से निकला है, रेस्ट। स्टैटिक मीन्स रेस्ट। तो वही, जब कोई ऑब्जेक्ट आप रेस्ट में है, आप उसको स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो स्लाइड नहीं हो रहा है, एट दैट टाइम जो फ्रिक्शन होगी उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। उस वक्त जो फ्रिक्शन होगी उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट मूविंग। इन दैट केस द फ्रिक्शन विल बी कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ क्लियरली लिखा गया है, When two surfaces are not sliding, जब दो surfaces स्लाइड नहीं कर रहा हो, मीन्स आप उसको स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो स्लाइड नहीं हो रहा है, अक्रॉस वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं हो रहा है, द फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तब जो फ्रिक्शन को कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। अपने वर्डिंग में भी आप लिख सकते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट मूविंग in case of applying force on that object, then the friction is said to be static friction। अब अपने अल्फाज में, जब मूवमेंट नहीं होती है उस वक्त जो फ्रिक्शन होती है वो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन। सिंपल, जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है या ऑब्जेक्ट सरफेस पर मूव नहीं कर रहा है, तब जो फ्रिक्शन होगी वो फ्रिक्शन कहलाएगी स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको एफ से शो करते हैं। अच्छा, एंड देन इसके बाद दूसरा जो बेसिक टाइप है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक वर्ड जो है, काइनेटिक का मतलब यही है, काइनेमेटिक का आप सेकंड चैप्टर में जो मोशन से रिलेटेड है, काइनेटिक का मतलब मोशन, मोशन से रिलेटेड कोई चीज़। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो और वो मूव कर रहा हो, तब जो फ्रिक्शन अपो होगी सरफेस की तरफ से, जो फ्रिक्शन अपो होगी प्रोवाइडेड बाय द सरफेस, तब उस फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। When two surfaces are sliding across one another, जब दो surfaces एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा है या मूव कर रहा है, the friction is said to be, तब जो फ्रिक्शन होगी वो उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन का एक सब टाइप है जिसको कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, यहाँ पर एक ग्राफ से समझते हैं। ये ग्राफ है। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन है और दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन है। ये ग्राफ में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये काइनेटिक फ्रिक्शन है और ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो क्या होगा? अच्छा, अच्छा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन इस तरह है, मीन्स आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स कर रहे हो, आप अपना अप्लाइड फोर्स ज़्यादा कर रहे हो लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है। ये ग्राफ इंक्रीज़ हो रहा है, मीन्स आप अप्लाइंग फोर्स ज़्यादा कर रहे हो। इसी तरह जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी ज़्यादा हो रहा है। एक हद तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर, फॉर एग्जांपल एक हैवी ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन उसको पुश करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो पुश नहीं हो रहा है। फिर आकर दो पर्सन ने इसको पुश किया, फिर तीसरे पर्सन ने इसको पुश किया, तब भी मूव नहीं कर रहा था। यानी तीन पर्सन ने ट्राई किया, वो पुश नहीं हो रहा था, वो मूव नहीं कर रहा था। वो जो फ्रिक्शन था वो स्टैटिक फ्रिक्शन था। क्यों? क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा था। अब एक ख़ास लिमिट तक ये मूव नहीं करेगा। अगर आपकी अप्लाइड फोर्स उस लिमिट से ज़्यादा हो गई तो तब ये क्या करेगा? मूव करेगा। तब स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 3 से ज़्यादा पर्सन हो गए, अब चौथा पर्सन आ गया। मीन्स पहले 3 पर्सन 3 न्यूटन लगा रहे थे, तब ये मूव नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही चौथा पर्सन एंटर हुआ, तब जो अप्लाइड फोर्स था उसकी वैल्यू 3 से बढ़कर 4 न्यूटन हो गए। तो 4 न्यूटन पर ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट किया। तब मोशन से रिलेटेड जो फ्रिक्शन होगी वो उसको हम, जो अभी हमने पढ़ा था, उसको कौन सी फ्रिक्शन का? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कन्वर्ट हुआ काइनेटिक फ्रिक्शन में। काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। मीन्स इस लिमिट तक ये स्टैटिक रहेगा, इस लिमिट के बाद ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ द लास्ट लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी बिल्कुल स्टैटिक फ्रिक्शन का लास्ट लिमिट जो है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। इसको एक और ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अ, अच्छा, ये ग्राफ है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज
सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, यानी ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। मींस आप अप्लाइड फोर्स ज़्यादा करें। पहले 10 न्यूटन था तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन ही प्रोवाइड करेगा, क्योंकि 10 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है। ये कब रेस्ट में रहेगा? जब जब फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन प्रोवाइड करे। मींस अप्लाइड फोर्स ऑलवेज अपोजिट टू फ्रिक्शन फोर्स। सो ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में रहेगा? आप 10 न्यूटन अप्लाई कर रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में भी अगर 10 न्यूटन एग्जर्ट होगा तो तब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। फॉर एग्जांपल आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो 10 न्यूटन के साथ और फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट, जिसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। फिर आपने अपना अप्लाइड फोर्स ज़्यादा कर दिया, 30 न्यूटन लगाया। स्टैटिक फ्रिक्शन ने भी क्या किया? अपने आप को एडजस्ट करके 30 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। तब भी ये किस चीज़ में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। सो इट विल रिमेन इन स्टैटिक फ्रिक्शन। ये अभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन में है। आपने अपना अप्लाइड फोर्स और ज़्यादा किया, 50 न्यूटन अप्लाई किया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ने भी अपने आप को एडजस्ट करके 50 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया। सो स्टिल ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज़ द लास्ट लिमिट। ये 50 न्यूटन लास्ट लिमिट है। अगर जैसे ही आप 51 न्यूटन अप्लाइड फोर्स लगाएंगे तो अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिट थी ये 50 न्यूटन तक थी। 50 न्यूटन तक ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता था। जैसे ही आपने 51 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, अब इसके पास और क़ुव्वत नहीं रहा, वही 50 न्यूटन है। अब जो है ये मूव करेगा, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में अब मूव करेगा विद 1 न्यूटन, क्योंकि 50 न्यूटन और 51 न्यूटन। सो 50 न्यूटन माइनस 51, अब ये 1 न्यूटन के साथ इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, जिसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। कौन सी फ्रिक्शन? काइनेटिक। अब इस लिमिट के बाद आपकी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगी किस फ्रिक्शन में? काइनेटिक फ्रिक्शन में, मूवमेंट में, मोशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑब्जेक्ट मूव करेगा। सो ड्यूरिंग मोशन जो फ्रिक्शन होती है वो उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। सो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन किस चीज़ में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गई। सो ये जो 50 न्यूटन था, 50 न्यूटन इज़ द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये लास्ट लिमिट था स्टैटिक फ्रिक्शन का। सो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो लास्ट लिमिट है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहा जाता है, जिसको एफ से शो करते हैं। सो दैट इज़ द लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन को अगेन वही जो ग्राफ है, इस ग्राफ को अगेन लिमिटिंग फ्रिक्शन सिंपली बाउंड्री है। लिमिटिंग फ्रिक्शन के इस बाउंड्री के इस तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और जैसे ही आप फोर्स को इंक्रीज़ करेंगे अप्लाइड फोर्स को, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। ग्राफ से शो हो रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है, स्टैटिक फ्रिक्शन से फिर काइनेटिक फ्रिक्शन कम है और स्टैटिक फ्रिक्शन भी कम है। लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होती है। जो लास्ट वैल्यू है, जो हायर वैल्यू है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन की होती है। रिमेंबर दैट, ये भी एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। अच्छा, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन के दो टाइप्स हैं। एक काइनेटिक मीन्स मोशन से रिलेटेड। मोशन दो तरह की होती है। एक स्लाइडिंग मोशन होती है, जब कोई सरफेस दूसरे सरफेस पर स्लाइड करे तो उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। दूसरा मोशन मीन्स रोल, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रोल करे। लाइक फुटबॉल को आप अगर मूव करने की कोशिश करेंगे तो फुटबॉल रोल करेगा, या कोई व्हील जो है, साइकिल का जो व्हील है वो भी रोल करता हुआ आगे मूव करता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक के फर्दर दो टाइप्स है, एक रोलिंग फ्रिक्शन है, दूसरा जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। तो अच्छा, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कौन सी होती है वो? अच्छा, यहाँ अगर देखा जाए लिमिटिंग फ्रिक्शन, एज आई टोल्ड यू कि ये सबसे ज़्यादा होती है। मींस अगर 50 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो उसके बाद ये लिमिटिंग फ्रिक्शन ख़त्म होती है। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होती है। स्टैटिक मींस वो फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करता है। फिर उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन मींस काइनेटिक फ्रिक्शन के जो दो सब टाइप है, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन फिर ज़्यादा होती है। जब भी आप चीज़ों को स्लाइड करते हैं तो उस वक्त आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू रोल द ऑब्जेक्ट। रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है स्लाइडिंग से। रोल करते हुए ऑब्जेक्ट आप इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट को रोल कर सकते हो, वाइल जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइड करना किसी भी ऑब्जेक्ट को सरफेस पर वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होती है,
ग्रेटर लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड देन उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है एंड देन उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। ये आपने याद रखना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ग्रेटर है, फिर उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है, फिर उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड देन रोलिंग फ्रिक्शन। अच्छा, अब ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एसएलओज बेस्ड क्वेश्चन में कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है या रूलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, और अगर रूलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है, ग्रेटर वैल्यू है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, तो रीज़न क्या है? आपने रीज़न देना होगा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्यों ज़्यादा होती है रूलिंग फ्रिक्शन से। एक दफ़ा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्यों ज़्यादा होती है और रूलिंग फ्रिक्शन क्यों कम होती है। अच्छा, अगर एक बैग की एग्जांपल ले ले, यहाँ पर एक बैग है 25 केजी इसका मास है, इस बैग का भी 25 केजी मास है। इस बैग को हम स्लाइड करेंगे इस सरफेस पर, और दूसरा बैग जो रोल करेगा, इसको हमने टायर लगाए हुए हैं, ये स्मॉल टायर जो है, रूलर जिसको कहा जाता है, रूलर्स है इस बैग में, उस बैग में रूलर्स नहीं है। अब इसको स्लाइड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्यों? क्योंकि इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। फ्रिक्शन ज़्यादा होती है तो आपने अपना जो अप्लाइड फोर्स है उसको ज़्यादा करना होगा। तो यहाँ पर इसको इजीली आप स्लाइड नहीं कर सकते हो, इसके लिए ज़्यादा आपको एनर्जी यूटिलाइज़ करना पड़ेगा इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पर ज़्यादा होती है। और यहाँ पर जिसमें रूलर्स है, ये आप इजीली लेके जा सकते हो अपने साथ, कम एनर्जी यूज़ करके आप इसको एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ से आपको पता चल गया है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है और रूलिंग फ्रिक्शन कम होती है। यहाँ पर आपको ज़्यादा एनर्जी स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्लाइड करते हुए ऑब्जेक्ट में आपको ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज़ करना होगा, और रोल करते हुए वक्त आपको कम एनर्जी, कम अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, ग्रेटर वैल्यू होती है, और रूलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है। अब रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है। रीज़न सिंपल क्यों है? अच्छा, इसको मैं ख़त्म करूँगा एक दफ़ा। रीज़न ये है कि यहाँ पर कांटेक्ट एरिया ज़्यादा आ रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कांटेक्ट एरिया ज़्यादा आ रहा है, इसमें इतनी ज़्यादा कांटेक्ट एरिया है, यानी ये जो सरफेस की कांटेक्ट एरिया है और ये बेग की सरफेस कांटेक्ट एरिया है, मींस इसमें भी अप्स एंड डाउन है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, इसमें भी अप्स एंड डाउन। इसमें कोल्ड विल्ड्स ज़्यादा बन रही है, कांटेक्ट एरिया ज़्यादा है तो इंटरलॉकिंग भी ज़्यादा होगी। और अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर कांटेक्ट एरिया बहुत कम है, सिर्फ ये टायर और इतनी कांटेक्ट एरिया है, और एक कांटेक्ट एरिया है, ये जितनी भी कांटेक्ट एरिया है ये फ्री हो गया है, मींस यहाँ पर कांटेक्ट नहीं है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सरफेस। सो कांटेक्ट एरिया सिर्फ इतना है यहाँ पर। इज़ इट क्लियर? तो कांटेक्ट एरिया कम होने की वजह से इसमें जो कोल्ड विल्ड्स बनेंगे वो भी क्या होगा? कम होगा। ये कोल्ड एंड विल्ड्स है, मींस इंटरलॉकिंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ इतना कांटेक्ट एरिया है, और एज़ कम्पेयर टू अगर यहाँ देखा जाए, यहाँ पर कांटेक्ट एरिया ज़्यादा है। सो रीज़न यही है, कांटेक्ट एरिया यहाँ पर ज़्यादा है इसलिए फ्रिक्शन ज़्यादा है। यहाँ पर कांटेक्ट एरिया बिटवीन सरफेस एंड ऑब्जेक्ट कम है तो फ्रिक्शन भी क्या होगी? कम होगी। रिमेंबर दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीज़न इसका कांटेक्ट एरिया है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कांटेक्ट एरिया ज़्यादा आती है इसलिए फ्रिक्शन ज़्यादा है, और रूलिंग फ्रिक्शन में कांटेक्ट एरिया कम है, दैट इज़ वाई friction is also less as compared to sliding friction. So that is the basic reason. Remember that. Hope कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।